माय चैनल PR नॉलेज सेंटर। आज हम करेंगे सी सेट 2019 का सॉल्व। तो चलिए करते हैं सॉल्व बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एग्जाम नज़दीक है तो सी सेट आप कोई PYQ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक स्टार्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स है। पहला क्वेश्चन है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। द स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं क्रोनेमिक्स के रूप में। संप्रेषण के अंतर्गत कालिक संप्रेषण समय तथ्य को संदर्भित करता है, जिसे क्रोनेमिक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत समय एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है गोल्डन रूल, सर्वोत्तम नियम और नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है। हर आदमी किसी न किसी रूप से इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? इसमें लोकोत्तेजक मतलब आर्ग्यूमेंटम एंड पॉपुलम, इस तरह का तर्क दोष है। तो नीति शास्त्र की हर प्रणाली में सर्वोत्तम नियम निहित होता है। वह प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूपों में इसे स्वीकारता है, अतः यह स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। परंतु तर्क दोष के रूप में लोकोत्तेजक इसमें शामिल है। वस्तुतः लोकोत्तेजक एक तार्किक गिरावट है जो तब होती है जब किसी चीज़ को सही या अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह चीज़ लोकप्रिय। निसंदेह कई लोकप्रिय अवधारणाएं सच हैं, परंतु इनकी सच्चाई उनकी लोकप्रियता का अर्थ नहीं है। अगला है कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। Which one of the following is not a rule for estimating the subjective probability of outcome of any decision? Assessing utility. आकलन एवं संचित प्रक्रिया है। आकलन एक संचित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान के नियम के अंतर्गत उपयोगिता के आकलन शामिल नहीं है, जबकि प्रतिनिधियात्मकता उपलब्धता का अभियोजन इसमें शामिल है। फोर्थ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी इज फाउंड। तो निम्नलिखित निर्णय शैलियों में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता नापी जाती है? तो वह है डायरेक्टिव स्टाइल, निर्देशक सिद्धांत। अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता निर्देशात्मक शैली में पाई जाती है। नियम और कानून निर्देशात्मक नेतृत्व शैली के प्राथमिक तत्व हैं। कुछ नियमों का एक विशिष्ट प्रकार से पालन किया जाना चाहिए तथा निर्देशक इस तथ्य को प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि निर्देशात्मक शैली के अंतर्गत अस्पष्टता प्राथमिक है। अगला है अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव, फीडबैक इज संप्रेषण के अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या होती है? तो होती है कभी कभी गैर इरादतन भी होती है। संप्रेषण अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य लिखित, मौखिक, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषक की प्रक्रिया है। इसमें मुख्य व आवश्यक तत्व संदेश हैं। इस प्रकार अंतःक्रिया के रूप में संदेश कभी कभी बिना उद्देश्य अर्थात गैर इरादतन भी प्रेषित होता है। यह निश्चयात्मक भी नहीं होता है। इसे निम्न रूप से कहा जा सकता है, जैसे प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, संदेश है, प्रत्युत्तर है, प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, तो होता है विकेंद्रित नेटवर्क में, मतलब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में। जटिल समस्याओं के संदर्भ में विकेंद्रित संचार में समूह निष्पादन ग्रुप परफॉर्मेंस उच्चतर होता है। विकेंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत सहयोगी चुनौतीपूर्ण वातावरण विचारों की खोज करने व उन्हें साझा करने में समूह कार्य को बहुत तरीके से प्रयोग कर सकता है। वस्तुतः बुद्धिशीलता के नियम पर आधारित है, अर्थात जितने अधिक लोग उतने अधिक विचार। प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक क्या हैं? व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो यह है मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑन कंसल्टेशन। नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा। यूज ऑफ सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति। इसका आंसर होगा नीति प्रवचन, निर्णयपरक और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। तो प्रभावी संप्रेषण मुख्य रूप से अवरोध शामिल होते हैं कौन से? तो बैरियर्स की बात करें तो
बैरियर्स होते हैं 3 तरह, 3 नहीं 4, बहुत सारे होते हैं। तो ये भाषाई, जिसे सोमैटिक बैरियर बोलते हैं, भाषाई संबंधी अवरोध। और ये है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक अवरोध। और ये है इमोशनल बैरियर्स, और ये फिजिकल बैरियर्स, और पर्सनल बैरियर्स, और अदर बैरियर्स। नेक्स्ट है प्रश्नानुसार नीति पर प्रवचन, निर्णय परक होना, चयनात्मक होना व सांत्वना प्रदायी टिप्पणी मतलब भावनात्मक अवरोध प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक का कार्य करते हैं। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधन को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। तो उसको करते हैं बुद्धिोत्तेजक मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान कराने में सहायक होता है। नेक्स्ट है बुद्धि उत्तेजक अथवा बुद्धिशीलता का अर्थ है अवधारणाओं व विचारों को सोचने का तरीका तथा समस्या सुलझाने में समाधान रूप में प्रदर्शित होना। इसके अंतर्गत लोगों का एक समूह में होना आवश्यक है जो बिना किसी आलोचना अथवा निर्णय के मात्र विचारों को संदर्भित करें, जिसमें एक प्रबंध को समाधान तक पहुंचाने में आसानी हो। इसे इस नियम प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे वातावरण में क्या है, विषय मात्र वैधता और संग्रहण। तो तनाव मुक्ति वातावरण में होनी चाहिए, मूल्यांकन होगा। फिर विषय क्या होगी, परिचर्चा मात्र विषय पर न कि आलोचना का निर्णय करने पे, ये भी मूल्यांकन होगा। फिर मात्रा, जितने अधिक लोग उतने अधिक विचार होंगे। फिर संग्रह में सभी विचार तथ्यात्मक और वैध हो ताकि त्वरित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके, तो मूल्यांकन होगा। फिर संग्रह, सभी विचारों को लिखित रखा जाए ताकि वे स्मरण रहें, तो इन सभी से क्या होगा, मूल्यांकन। जन प्रवाह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, इनमें से किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, या समूह सदस्यों को सामाजिक आवश्यकताओं और को संतुष्ट करने को दत्त होता है, या प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, या उसमें शामिल लोगों के हितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। तो ये हो जाएगा इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। जन प्रवाह अनौपचारिक संचार का एक रूप है जो आंतरिक व बाहरी दोनों अनौपचारिक चैनलों को संचालित करता है। अतः यह सभी संगठनों में पाया जाता है। इस पद्धति से किसी भी सूचना को यथाशीघ्र ही फैलाया जा सकता है, जबकि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह किसी निश्चित पद्धति का पालन नहीं करता है, अर्थात किसी प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यह राय, संदेश व अफवाहों को पारित करता है जो आमतौर पर औपचारिक माध्यमों से संचालित नहीं होते हैं। आमने सामने के संप्रेषण संदर्भ होता है, वो होता है सिंक्रोनस, आमने सामने के। वार्तालाप का अर्थ है लोगों के मध्य अनौपचारिक चर्चा। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अपने विचार व राय दोनों की उपस्थिति में आदान प्रदान करता है तो इसे आमने सामने का संप्रेषण कहा जाता है। आमने सामने संचार के कई लाभ हैं। यह संचार विशेष रूप से चर्चा के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये श्रोता की तत्काल अर्थात समकालिक प्रतिक्रिया है। इसमें श्रोता वक्ता के मध्य बेहतर संयोजन स्थापित करता है, न केवल इसी संचार में संभव है, जो कि इसी संचार ठीक है। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो ये सभी के सभी काम करता है। समूह संचार व्यक्तियों के एक समूह के सदस्यों के मध्य बातचीत को संदर्भित करता है। समूह संप्रेषण में प्रतिपुष्टि कितनी अधिक होगी यह समूह के प्रधान तथा उसके सदस्यों के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। संगठन समूह से भिन्न 100 या 200 सदस्य हो सकते हैं। इसके अंतर्गत इस प्रकार के संप्रेषण से सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित होता है तथा उन्हें अपने संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। इससे सदस्यों में प्रेरणा की वृद्धि होती है तथा वह निर्णय लेने में सहज महसूस करते हैं। अंतर व्यक्ति संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है, उसका नाम है अंतर व्यक्ति का मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अदर नाम है डायडिक कम्युनिकेशन, दिक संप्रेषण। अंतर व्यक्ति संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य संपर्क होना आवश्यक है, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान तथा अंतर व्यक्ति संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया होती है। इसी आधार पर इसे द्विक संप्रेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है अंतर व्यक्ति संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं, किसमें, तो उसको प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। अंतर व्यक्ति संप्रेषण आशय दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। इनमें प्रतिपुष्टि एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसी के आधार पर संप्रेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अतः इसमें स्रोत प्रापक मतलब सोर्स रिसीवर के प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। रंगों से संप्रेषण के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है क्रोमैटिक, रंग विद्या।
अगला है एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण संचार उपकरण जो कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभावों से बंधा है। ये हमारे मन को प्रभावित करता है अतः हम स्वयं को उन रंगों में घेर लेते हैं जो हमारे मन सकारात्मक प्रभाव डालें। रंग संप्रेषण के लिए रंग विद्या का शब्द का प्रयोग किया जाता है। 15वां है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, अंतर्वैयक्तिक दक्षता। तो अंतर्वैयक्तिक दक्षता का प्रकार से संचार सुनने की विशेष क्षमता है जो देह स्थितियों में सर्वाधिक प्रभावित हो, अर्थात इसके माध्यम से दूसरे से प्रभावी संप्रेषण किया जा सकता है। इस प्रकार की दक्षता किसी भी संप्रेषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाती है जो इसमें शामिल सभी पक्षों हेतु उपयुक्त होता है। अंतर्वैयक्तिक दक्षता क्या है? ज्ञान, कौशल, प्रेरणा। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सत्यनिष्ठ को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करने के लिए आपको दिशा प्रदान करें। अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं, मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। तो इसमें पहला है सत्यनिष्ठता को बनाए रखते हुए अपनी अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में भी विचार करते हैं। अगला है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व क्या होता है? तो वह होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। तो समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ होता है। समस्त अंतर्वैयक्तिक संचार उस संदर्भ से प्रभावित होता है जिसमें यह होता है कि किसी कमरे के कार्यालय या अन्य स्थान के साथ साथ सामाजिक संदर्भ भी विचार किया जाता है। संप्रेषण के भावनात्मक मनोदशा व प्रतिभागियों की अपेक्षाएं भी संचार को प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो वह है चरम एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। तो यह है चरम सशक्तिशीलता। अलग है समूह संप्रेषण में निष्क्रिय आक्रामक संचार एक हानिकारक तत्व है जिसमें चरम सशक्तिशीलता कहा जाता है जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव होता है। अक्सर ये सूक्ष्म होते हैं जिन्हें आक्रामकता या टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता है, परंतु यदि बार बार इस प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जाता है तो उसे आक्रामक या चरम सशक्तिशीलता माना जाएगा। अगला है वह नया छात्र कहता है कि मैं आपका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय अध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में तर्कनिहित दोष क्या है? तो उसमें तर्क दोष ये है चक्रक, जिसे बोलते हैं पेटिटियो प्रिंसिपी। तो अगला है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो वह होता है सान्निध्य, उपयोगिता, अकेलापन, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। संप्रेषक प्रतिभागियों का चयन निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इन्हें संदेश वितरण की प्रक्रिया में सहायता हेतु अनिवार्य माना जाता है। सान्निध्य, निकटता, उपयोगिता, अकेलापन। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता का सार, समस्या समाधान या विकल्पों के मध्य चयन करना। तो यह है चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण है स्टेबलाइजिंग द स्पेसिफिक गोल। निर्णय लेने का एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विश्वास या अन्य वैकल्पिक संभावनाओं के मध्य एक चुनाव होता है। तर्कसंगत निर्णय लेने वाले ठोस उद्देश्य होते हैं अतः निर्णय में प्रथम चरण किसी के उद्देश्य को जानना अथवा विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना होता है। इस प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होते हैं: उद्देश्य, लक्ष्यों को जानना, समस्या को पहचानना, समस्या का विश्लेषण, प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना, सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन, कार्रवाई में निर्णय लेना, प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक का विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित है? तो किसमें है? तो वह है नॉमिनल ग्रुप ऑफ टेक्निक्स। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है? को समूह मंथन के रूप में एक संचालित पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि सभी से निर्णय निर्माण विचारों को योगदान हेतु प्रोत्साहित करता है। यह तकनीक मुद्दों, समस्याओं या समाधानों के सापेक्ष महत्व पर त्वरित समझौतों की सुविधा देता है। नामित समूह तकनीक के तहत चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य स्पष्टीकरण है। अगला है वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं है? तो वह क्या है? उसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता, मतलब फंक्शनल फिक्सडनेस। प्रकार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसमें वस्तुओं को केवल एक विशेष तरीके से काम करने के रूप में देखने की प्रवृत्ति शामिल होती है। कार्यात्मक प्रकार लोगों को किसी वस्तु के लिए उपयोग की पूरी श्रृंखला देखने से रोक सकती है।
यह समस्या समाधान के बारे में विचार की क्षमता को प्रभावित कर सकती है तथा यह समस्या समाधान में सहायक नहीं होती है। अगला है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, मतलब क्या भारत में स्कूल शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तो तर्क है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। और नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही बहुत बोझ पड़ा है और अधिक बढ़ जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा क्या होगा? तो इसमें ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तर्क एक साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए जो साक्षरता स्तर पर एकमात्र उपाय है। ये तर्क गलत है, क्योंकि जब भी तर्क में केवल एकमात्र रहे वह तर्क हमेशा गलत होता है। और दूसरी बात करें, भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आर्थिक ढांचे पर पहले से ही बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। तर्क तो भी प्रबल नहीं है, क्योंकि शिक्षा से मानव संसाधन का विकास होता है जो कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देता है। अतः दोनों ही प्रबल तर्क नहीं है। अगला है सभी भारतीय धार्मिक हैं और सभी पिंटर धार्मिक हैं। क्या होगा इसमें? सभी भारतीय होंगे और धार्मिक हैं और सभी पेंटर भारतीय हैं। ठीक है, सभी पेंटर भारतीय हैं, सभी भारतीय धार्मिक हैं और सभी पेंटर धार्मिक हैं। तो ठीक है, इसमें हो जाएगा सभी भारतीय और सभी पेंटर धार्मिक हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें पूछा निहित तर्क दोष अव्याप्त मध्यम पद का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये धार्मिक है। उपरोक्त आरेख से स्पष्ट है कि भारतीय और पेंटर के बीच मध्य पद का आश्रय भाव है, जिसे दोनों के मध्य कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, अतः इसमें निहित तर्क अव्यय माध्यम है। अगला है इस कथन पर विचार कीजिए, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? तो इसका है हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। और दूसरा है नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो इसमें भी आइदर टू और फर्स्ट होगा। तर्क पहले में विज्ञान को व्यवसाय माना गया है जो कि आस्था से पूरी तरह पृथक है, था कुछ वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं। दूसरा है तर्क दो, विज्ञान तर्क पर आधारित होता है जबकि आस्था मनगढ़ंत एवं रूढ़िवादी कथाओं पर आधारित होता है जिसका कोई आधार नहीं है, अतः कुछ वैज्ञानिक धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। अतः दोनों कथनों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि कथन दो पहला तर्कयुक्त है। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। और कुछ हाथियों के सूंड होते हैं, कुछ या बहुत सारे होते हैं। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये भी सही है। सभी गुलाब लाल हैं, जरूरी नहीं, काले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, पीले भी होते हैं। अगला है विकास रैंक 10th। तो विकास तो 49 छात्रों की एक श्रृंखला में 18वें क्रम पर है। उसका आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? तो पहले 49 लीजिए, 18 माइनस करके +1 कर दीजिए, 32। नेक्स्ट है ये रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो रतन की किस दिशा में है? तो वह ईस्ट में यहाँ पर है। 40 मीटर रतन से दक्षिण में। अगला विच वन डज नॉट बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। तो इसमें से आँख, कान, चीन और दांत। तो आँख, कान, चीन ये सब तो बाहर, ये सब जो है ये हैं सेंसॉर्गन और ठुड्डी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये ABCD ये 6 गांव हैं और इसमें दिया गया है वो इसके डी जो है 1 किलोमीटर एफ में है, 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है डी के, और ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, और ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, और ए के 1 किलोमीटर पूर्व में सी है, और ए के 1 किलोमीटर में दक्षिण में डी है। इसका आंसर ADE होगा। क्या पूछा है? एक कतार में पड़ने वाले गाँव का कौन सा होगा? तो इस तरह से मैप बना के सॉल्व करेंगे। अगला है यदि किसी निश्चित कोड में डेट को ऐसे लिखा गया है तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए लिखा जाएगा? तो विपरीत है, तो ये देख लीजिए, सी का एक्स हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, एन सी इनका। नेक्स्ट है ये तो दूसरे चित्र में यक्स क्या है? तो इसमें यक्स क्या है? तो यक्स 29 है। 29 क्यों है? क्योंकि 119 है, 119 का 17 में भाग करेंगे तो जितना आएगा उसका 3 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी, तो इसको काटेंगे हम, 3 का गुणा करेंगे 21 आएगा, फिर 184 में भी यही काम करेंगे तो हो जाएगा, और फिर ये जो बचा है इसमें भी ऐसे करेंगे हम। अगला है A B से अमीर है, C A से अमीर है और D C से अमीर है। तो
सब मतलब सबसे किसका स्थान मध्य में होगा, अमीर के क्रम में बैठाया गया है तो सबका मध्य में क्या होगा, तो यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी बनेगी इसे, इसका मध्य में हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अन्य भिन्न को चुनिए, तो इसमें भिन्न क्या है, तो भिन्न भिन्न देखते हैं, तो BD6 ये भिन्न है NP31। तो यहाँ पर पहला देखिए BD6 में जो है 246 है, और ये FH14 जो है इसमें क्या हो जाएगा एफ का मान कितना है 6 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है। JL जो है 22, इनको जोड़ेंगे तो 22 आ रहा है, सही है, लेकिन इनको जब जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है, यहाँ पर 31 लिखा गया है, ठीक है, ये गलत हो गया। अगला है रोज को कोड में लिखते हैं 6821, और चेयर को लिखते हैं इतना, तो फ्रेंच को इतना लिखते हैं, तो सर्च को क्या लिखेंगे, तो आप इसी में से निकाल लीजिए यार, सारे स्पेलिंग मिल जाएंगे, हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देख लीजिए, सभी से निकाल लीजिए, हो जाएगा। अगला है ए भाई है बी का, ए किसका भाई है, ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, और डी भाई है ई का, और ई पुत्री है बी का। तो डी के चाचा कौन है, तो डी के चाचा ए है, यहाँ पर बनाया गया है भाई बहन करके। अगला है जनवरी 1995 संडे है, वाट डे इज इट वाज, जनवरी 1996, 1 जनवरी 1995 को रविवार था। तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, पहले आप देखिए वो लीप ईयर है तो नहीं है, तो 1995 लीप ईयर नहीं है, जो कि एक दिन जनवरी 1995 था, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा। और फिर 31 दिसंबर 1995 का दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो रविवार हो जाएगा। 1 जनवरी 1996 का दिन सोमवार होगा, ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा आगे। अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए, तो वो है 144, 144 भिन्न है, 3 त्रिका 9, 3 27 होगा, 4 चौक 16, चौका 64 होगा, 5 पच्चीस 25, 25 125 होगा, ये 12 का स्क्वायर है तो नहीं होगा। अगला है यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को इससे लिखा जाता है, तो निश्चित कोड में सॉफ्टवेयर का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस हुआ है, मतलब सी के बाद बी माइनस हुआ है कंप्यूटर में, इस तरह से अगला भी आप बना देंगे माइनस करके। तो अगला है उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, तो 398 ये है वो है, तो यहाँ पर सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए, पहले देख लीजिए अगर आ रहा है तो, जैसे इसमें जोड़ा गया है 398 20 आ रहा है, 569 जो आ रहा है 21 21 21 सब में आ रहा है, इन सबको जोड़ेंगे और इसमें आ रहा है लेकिन 20, तो ऑप्शन ए। अगला है यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, तो करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज दौड़ता है अभिनव। इसको करवाने की जरूरत है भाई, कर लेना। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे, तो इसमें से भैया कोई लीप ईयर नहीं है, तो तो कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ ये पहला नियम क्या है, यदि साधारण वर्ष में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह लीप ईयर से होता है, और यदि शताब्दी में 400 का भाग दिया जाए तो वह लीप ईयर होता है। ठीक है, विषम युग्म को चुनिए, बॉटल वाइन और गेंद बैट। कप में टी होता है, पिक्चर में वाटर होता है, तो बैट में थोड़ी ना बॉल होता है, तो ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, पहले आप काउंटिंग करिए भैया, तो 1 2 3 4 सब कर लीजिए, फिर इसमें पूरा टोटल 15 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। तो 8 में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 3 4 5 5 7, इसमें 6 त्रिभुज हैं। और इसको ऐसे कर लीजिए, काउंटिंग टिकोड़े याद कर लीजिए भैया, बहुत आता है ये। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज, तो ये 3 5 5 19 7 19 41 1, तो इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर किया गया है, 3 दूनी 3 त्रिका 9, और इसमें 5 है, तो 3 त्रिका 9 में से 5 घटा दिए हम, 5 आ गया। फिर क्या हुआ, तो 5 घटा दिए 4 आ गया, ठीक है, 3 त्रिका 9 9 में -5, तो इसमें भाई थोड़ा 71 होगा, ये देख ली 3 का स्क्वायर करके -5 कर दिया गया है। फिर आ गया क्या, 3 त्रिका 9 में से 5 गया 4, और फिर है 5 25 25 दूसरा, 5 25 25 में से 19 घटा दिया गया, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 6। फिर 7 7 49 में से 41 घटा दिया गया, इसका डिफरेंस आ रहा है 8।
तो इसी तरह से आगे का भी आना चाहिए, तो 71 होगा। अगला है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ संख्याएं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्रम में लगा लेंगे इनको। क्रम में लगाने पे इसका n बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 है, n पूरा नंबर 12 है। फिर 1/n और ये n/2 पहला भाग, लास्ट का पद जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.9। ठीक है, तो 4.6 को और 5.2 को जोड़ करके हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 4.9। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन दर्शाता है वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय व्यतीत करता है। तो यहाँ पर है 22% स्लीपिंग में लेता है 100 का। और ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कितना परसेंट। तो आप खेलों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर है सोने की तुलना मतलब 30 डिग्री पर 120 है, तो 100 का गुणा कर देंगे आ जाएगा 25%। अगला है संख्याओं का योग 100 है, यदि इनमें से तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरे 24 से अधिक हो जाए तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या 61 होगी। तो यहाँ पर तीन संख्याओं का योग 100 दिया गया है। दो को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं और तीन विषम संख्याओं का योग सम नहीं हो सकता। तो a बराबर 2 हो जाएगा, ABC 100 और ABC 100, तो B + C 98 होगा समीकरण 1। और B - C 24 बोल रहा है, तो एक समीकरण 2 को जोड़ दीजिए आ जाएगा 61। 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है, तो है 4। 11 से 50 तक के 7 से विभाजित होने वाली संख्या 7 तरीके की 7 28 पहाड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद 11 से 50 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली 3 विभाज्य ना होने वाली है 14 28 35 49। अब इस संख्याओं की संख्या 4 हो जाएगी। अगला है एक चिड़ियाघर में खरगोश कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं और यदि उनके पैरों की गिनती की जाती है तो इनका योगफल 580 आता है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, तो 1000 मतलब 110 हैं। तो माना खरगोश हैं या कबूतर हैं वाई, तो x + y बराबर 200 हैं दोनों मिला के। तो 4x मतलब एक के 4 पैर होंगे, एक के 2 पैर होंगे भाई, तो उसका वजह हो जाएगा 580। दूसरा समीकरण हो गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर दोनों को जोड़ेंगे और इसका गुणा भी कर देंगे। तो इस समीकरण जो आएगा उसमें भाग हो देंगे तो आंसर आ जाएगा 110। अगला चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी, तो हो जाएगी 1,92,000। तो ये फार्मूला पर रखी है, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता के बीच का योग 135 है, बेटी की उम्र क्या होगी। तो इसमें दिया है, इसमें आंसर तो 15 वर्ष होगा। तो माना बेटी की उम्र x है, माता की उम्र 4 साल बड़ी है मतलब, और पिता 5, तो 4x 5x बराबर 135 के है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 9x बराबर 135, x बराबर आ जाएगा 15 वर्ष। फॉर एनी टू सेट्स ऑफ ये जो दिए समुच्चय का, इसका आंसर ये होगा। इस तरह से बनाएंगे। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों पर 25 33 72 65 सब लिखा गया है। इसमें माध्यिका का बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले इसको आरोही क्रम में आप लिख लीजिए सारा। फिर बहुलक 42, बहुलक कितनी 42 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो पदों की संख्या 20 है और इसमें देखेंगे फिर 20/2। तो इसमें इतना नहीं करना है, लास्ट को ही बीच वाला ले लेना है 2 अंक 45 46, ये बीच का है, इसको दोनों ले लीजिए और इसका हाफ कर दीजिए, हो जाएगा इतना 55.5। फिर इसमें क्या करना है, 42 सबसे ज़्यादा है, फिर इसको माइनस कर देना है, आ जाएगा। और यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 0.0 मतलब 8 कमीजों के विक्रय तो मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस लेन देन में सत्य है। तो हो जाएगा प्रॉफिट 25% का लाभ। 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 कमीजों का क्रय मूल्य जो है 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य है और 8 और विक्रय मूल्य है 10 कमीज की, तो क्रय विक्रय 10 से 8x 10x होगा, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे लाभ परसेंटेज निकालेंगे, पूरा आ जाएगा 25%। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या है, कितना 4√3। तो यहाँ पर बना लीजिए त्रिभुज, फिर ABC सबका निकाल लीजिए, फिर इन लोग को ऐड कर दीजिए, फिर A + B + C, फिर 2ABC का फार्मूला सब कुछ लगाइए, सॉल्व करिए।
दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, तो वर्गों का अंतर क्या होगा? तो वर्गों का अंतर होगा 45। कैसे होगा? यहाँ देखिए, माना ये दो संख्या ए बी हैं, तो ये आप निकाल लीजिए इनका रेशियो, फिर सबका मान रखिए और समीकरण का डिवाइड करिए, फिर तीसरे समीकरण रखिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 45। यदि बहुपद है x³ 4x² -3x-18 का एक गुणनफंड है, तो x-2 है, तो इसके अन्य गुणनफंड क्या होंगे? तो x+3 और x+3 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन किया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं भाई देख लीजिए इसको। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी में प्राप्त करते हैं। यदि डेटा को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाए तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होंगे? होंगे 72 डिग्री। प्रथम श्रेणी का संगत होगा केंद्रीय कोण का 20/100 गुणे 360 डिग्री, तो 72 हो जाएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि एक प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो होगा 21%। तो यहाँ पर फार्मूला रखिए, जिसको आता है मैथ उसको लीजिए। तो यहाँ पर एक्स वाई अपन 100, तो एक्स वाई का मान रख के पूरा डिवाइड करिए 100 से, हो जाएगा। यदि दो संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम 12 से 44 है तो 36 तो है। यदि एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो 48 होगी। एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यहाँ 144 गुणे 12 और दूसरी हो जाएगी 136 गुणे सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकेंड को इधर रखेंगे और इसको बाकी ये जो है ये काट देंगे, 36 को कटेगा, 4 बार जाएगा तो 36 को 48 हो जाएगा। अगला है, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल लीजिए भैया। एक्सप्रेशन ऑफ क्यूब का 2x³ प्लस x² -2x - 1 डिविजिबल बाई व्यंजक किसके द्वारा विभाजित होगा? तो ये विभाजित होगा 2x + 3। तो ये तो निकालना आता होगा, इसको सरलीकरण करना। गुणनफल के लिए क्या आप 2x³ - 2x प्लस x² इधर कर देंगे, -1 इधर, फिर इसको कॉमन ले लेंगे, फिर इसको बना देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। अगला है अब हिंदी भाषा व्याकरण। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह है क्रिया विशेषण भाई जिसमें काम धाम हो, तुम जिन जाल लगाकर पढ़ रहे हो यही होगा। अगला है रामचरितमानस रचना किस भाषा में हुई थी? तो वह हुई थी अवधी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? अभ्यांतर का होगा बाह्य, अभ्यांतर मतलब भीतर और उसका बाह्य होगा। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसमें है कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुद्ध वाक्य, बाकी ये शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन व्यंजन तालु से होता है? तो छ तालु से आ रहा है, ढ म क। ठीक है, अगला है बच्चा शब्द का तत्सम होता है, तो बच्चा का वत्स होता है। और ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो तो उनको कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं समरूप समुच्चरित शब्द। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पन्न तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। जबकि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और अर्थ में कोई अंतर न पड़े तो उस समूह को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उल्टे विपरीत अर्थ को विलोम कहते हैं, बताइए होगा। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? तो वह लिखने के अक्षर छूट जाने के संकेत देने के लिए। अगला है, तो हंसपद पद को देखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। ये पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, योजक है, प्रश्न चिन्ह है। तो हंसपद ये है, जैसे आप कुछ छोड़ देते हैं ऐसे लिख देते हैं। विस्मय बोधक है, अर्ध विराम है, ये देखिए सबका चिन्ह है। अगला है अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, इस समास है। इस समास का विग्रह होता है पीत, अंबर जिसका अर्थात है कृष्ण। समास में आए पदों को छोड़कर अन्य किसी अन्य पद की प्रधानता है तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास समस्त होने वाले पद समान अधिकार होते हैं, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त होता है। अगला है अधोलिखित गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। तो मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। और इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि अपने वाले
दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क लिया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है। एक जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि अंतिम आनंद की कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावादी पनपा है। उसने उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावादी या नकारात्मकता की नींव पर कभी भी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। ये है अगला है, नकारात्मकता का आशय क्या है? निराशावाद। गद्यांश में नकारात्मकता का आशय निराशावाद से स्वीकारता है और सकारात्मकता नकारात्मकता का अर्थ नहीं होता है। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क क्रिया करते हैं। के लिए कहा जा सकता है, इसको कहा जाता है उपयुक्त सभी वाक्य सही है। मतलब इसमें क्या वाक्य है? निराशा कुंठा प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं निराशावादी से। आत्मिक आनंद से आशय होता है आह्लाद। तो आंतरिक आनंद का आशय आह्लाद है, जबकि मन की मौज, उपहास और अट्टहास अंतिम आनंद का सही अर्थ नहीं है। इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, जिसका हो सकता है भैया जीवन और आशावाद। जीवन और आशावाद। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जीवन और आशावाद इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, अन्य शीर्षक उपयुक्त नहीं है। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है का आशय है, परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है, अतः परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट भी नहीं होती है। अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका अंग नहीं है, बाकी चिन्ह है, संख्या है, गोंद है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, उपयुक्त से भी बाहरी है, बतायन, दरीचा है। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का क्या है? तो महत्व। महत्व ये गलत लिखा है, इसमें ऐसे लिखा जाता है, इसमें ऐसे लिखा जाता है। मातृऋणम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा मातृऋणाम, ये होगा। अगला है, गमला और आल्पिन किस भाषा के अंग्रेजी शब्द हैं? तो है पुर्तगाली के। ठीक है। फारसी के हैं अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आवाज, आईना, खामोश, गवाह, कबूतर, गुलाब, चरखा, मुर्गा, सरकार, सौदागर इत्यादि। अरबी का है अमीर, अजायब, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इलाज, औरत, कुर्सी, किताब, खत, जहाज, मौसम, मुसाफिर, लिफाफा, वकील इत्यादि। तुर्की का कालीन, कैंची, तकमक, तमगा, तोप, बेगम, बहादुर, लफंगा, लाश इत्यादि। जापानी का है रिक्शा, सुनामी आदि। अगला है अंग्रेजी का, पढ़ेंगे हम आंसर देंगे। ठीक है। तो ये है ट्रैवल in the travel in the younger sort is a part of the education. In the elder part of the experience, he that travels into a country before the hath some entrance into the language, go to school and not to travel. That young man travel under some tutor of grave servants. I allow well, so that he be such a one that hath the language and hath been in the country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go, what acquaintances they are to seek, what exercises or discipline that place is death. फार क्या है, कहाँ गया? ठीक है। Far yields you young man shall go hooded and look abroad little. It is a strange thing that in sea voyages where there is nothing to be seen but sky and sea, man should make diaries. But in land travels where in so much is to be observed, for the most part they omit it, as if chances were better to be registered than observation. Let diaries therefore be brought in use. The things to be seen and observed are the court of the princess, especially when they give audience to ambassadors, the court's justice, while they sit and hear cause. One should visit the courts for princes when the princes are listening to ambassador. Who learns from traveling? Young man. And who tells about the thing to be seen in the country? One in traveling, tutor. Next, what is not important for traveling in country?
the company of the family member, and the grand servant accompanying the travelers must have already visited the country of the travel. अगला है change the following sentence into a simple sentence. The institute is bad as it could be. इसका होगा the institute is thoroughly bad. ठीक है, वो simple sentence. Whether option conjunction, so that is used, it is the subordinating conjunction. It is used in the complex sentence. Option 2 is used in adverb clause. It may be formed so that negative expression. Option D, not only but also is a coordinating conjunction. It is used in the compound sentence, hence the appropriate option A. Select the word as appropriate meaning for given word. Vandal from following. One who destroying works of art. Next, choose the correct meaning of the phrase 0 hours. So 0 hours in the hours when the operation being. है ना? Phrase 0 hours means the time when important event and attack it's a plan to start. Hence option B is correct. And find out the correct indirect narration of the following direct speech. John looked at the Taj and said, how magnificent. It means John looked at the Taj and exclaimed with surprise that it was very magnificent. It is direct speech. In reporting exclamation and wishes, the indirect speech is introduced by some verb expression and exclamations of wish. And change the given sentence into the passive voice. Everyone loves him. So he is loved by everyone. Everyone loves him. He is. तो इसमें क्या होगा? Give sentence in the present indefinite tense and passive voice structure of this tense is subject verb yes es plus object and passive voice plus is mr verb third form by object. When change the active voice into the passive voice, the placed subject into object and object into subject. Fill in the blanks in the given sentence choosing the correct option. It will be back. Put back the clock in 20 minutes fast. Put back means to move something to a later time or date. Correct sentence: put back the clock in 20 minutes fast. Correct the following expression: both he as well as his son were present. Both he and his son were present. Both and plural. Verb is correct. Structure option. Both he and his son were present is correct. Next, which of the following is wrongly spelled? Truly. Truly होता है truly. Truly, not e. नेक्स्ट होता है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच. वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द बुक इज इंटरेस्टिंग. It is adjective. Interesting is an adjective. It is subject complement. Choose the correct option. This pen is much cheaper than that. तो ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज दिस पेन इज मच चीपर देन दैट. तो यहाँ पर खत्म होता है सी सेट 2019. ठीक है, कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं स्टूडेंट, चले जाएंगे भारत.